आज हम लोग पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पिछली क्लास में मैंने लिंक लिस्ट के बारे में आपको कुछ बताया था, तो वो डिस्कशन पूरा थ्योरेटिकल था। तो आज हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक्स जो लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सी में रिक्वायर्ड है, हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो first we will start with definition of structure. Let's see how we will define a structure in C. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने रिवीजन किया होगा, फिर भी मैं बहुत ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। okay. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सी में ऑलरेडी आपके पास कई सारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, लाइक इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, कैर एंड सो ऑन, है ना। बट बिल्ट इन डेटा टाइप जो है ना, आपकी प्रोग्रामिंग के में या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो डिफरेंट डेटा क्रिएट करने की जो रिक्वायरमेंट अराइज होती है उसको फुलफिल नहीं कर सकते। तो सी में आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज डेटा टाइप्स बनाने की भी परमिशन है। तो वो डेटा टाइप आप स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं। सो स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो जैसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, और इसको डिफाइन करते समय यू कैन यूज इन बिल्ट डेटा टाइप और अदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सी में स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से, आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ओके, ये स्मॉल में है एस। ओके, स्ट्रक्ट, देन नेम ऑफ द स्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग विद दिस नोटेशन नेम। सो यहाँ पर मतलब है यू नीड टू प्रोवाइड योर कस्टमाइज नेम। देन ब्रैकेट में यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो है वो आपको देना पड़ेगा, एंड देन सेमीकोलन। ओके, सो हियर यू विल प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ मेंबर्स, और यू कैन से मेंबर आइटम्स। सो मेंबर आइटम से मतलब है किन किन एलिमेंट से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सपोज दैट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और ईआरपी में जब आप देखते हैं आप पाएंगे कि एम्प्लॉई एक वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड डेटा है, आपको उसे स्टोर करना है और मैनिपुलेट भी करना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो एम्प्लॉई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे आप बिल्ट इन डेटा टाइप की मदद से सर्व नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, एक अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। ओके, दैट मे बी लाइक दैट स्ट्रक्ट, लेट्स से नाम आपने स्ट्रक्चर का रख लिया एम्प्लॉई। ओके, हाँ सर, हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। सो आपको एक एम्प्लॉई नाम से स्ट्रक्चर डिफाइन करनी है, और लेट्स से स्ट्रक्चर में एक ओबियसली एम्प्लॉई है तो उसकी एक आईडी होगी, एंड लेट्स अज्यूम एम्प्लॉई को एक यूनिक आईडी असाइन की जाती है, एंड दैट इज ए न्यूमेरिक आईडी। हम मान लेते हैं इंटीजर आईडी है। सो यू कैन क्रिएट ए डेटा टाइप लाइक दैट, इंट emp id। okay, then that person or any employee will have a name। so name को obviously आपको array के तौर पर डिफाइन करना पड़ेगा, char name, और let's say name maximum length हम मान लेते हैं 30 है। okay, and then employee will have a salary। so फ्लोट मान लेते हैं हम अगले एक और वेरिएबल सैलरी। ओके, एंड डन। सो दिस इज हाउ यू विल डिफाइन ए स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर एक बार बन जाएगा, नाउ यू कैन क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ दिस टाइप। सो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रक्ट एम्प्लॉई, लेट्स से E1 मल्टीपल क्रिएट करना है तो आप इस तरीके से E1 E2 दो वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, और फिर आप इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे आप इनमें इनपुट्स लेते हैं उसी हिसाब से इनको इनपुट्स लेकर के इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो आई विल नॉट डिस्कस कि ऐसे इन्हें कैसे इनिशियलाइज करना है, आप लोग जानते हैं। और स्ट्रक्चर के मेंबर्स को अगर आपको एक्सेस करना हो तो एक्सेस करने का क्या तरीका होता है कि स्ट्रक्चर का नाम एंड डॉट ऑपरेटर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हो।
पॉइंटर से भी आप स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन हम पॉइंटर से कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर को एक्सेस करते हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, सो दिस इज हाउ यू डिफाइन ए स्ट्रक्चर। नाउ स्ट्रक्चर में आपने नोटिस किया होगा, सॉरी ये याद रखना, ये स्मॉल है हमेशा, स्ट्रक्ट कीवर्ड स्मॉल में ही होगा, कैपिटल में नहीं होता। ओके, सो नाउ मान लीजिए जब आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल जब डेटा टाइप क्रिएट करते हैं तो आप केवल कीवर्ड लिख देते हैं, इंट, कैर, फ्लोट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एम्प्लॉय नाम से है, बट आपको जब भी इसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट करना है या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड रिपीट करना पड़ता है। तो इस कीवर्ड से बचने का एक तरीका और है कि आप टाइप डेफ कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप इसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, तो टाइप डेफ कीवर्ड की मदद से आप लिख सकते हैं टाइप डेफ स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और लेट से नया नाम आप रखना चाहते हैं EMP। तो अब क्या होगा कि अब आपको जब भी वेरिएबल क्रिएट करना है तो नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल की तरह आप काम कर सकते हो, और आपका ये जो नया डेटा टाइप है ये होगा। तो अब आपको यही दो वेरिएबल्स आके बनाने हैं, तो आप क्या लिखेंगे EMP E1, E2। ठीक है, तो नाउ आपका EMP जो है एक इनबिल्ट डेटा टाइप की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो आपको बार बार जो है स्ट्रक्ट कीवर्ड रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ओके, नाउ इसका एक और तरीका है यही काम करने का। टाइप डेफ को आप स्ट्रक्चर जब डिफाइन करते हैं उसी टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहते तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, लेट्स से you could have written like that, struct, sorry, let me write somewhere with different color। मैं इसी डेटा टाइप को फिर से डिफाइन कर रहा हूँ। तो एक और अल्टरनेट वे है टाइप डेफ जो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, देन स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। यहाँ लेट से आपने एम्प्लॉयज़ के मेंबर्स डिक्लेयर कर दिए, इंट EMP ID, then char name and float salary और लेट से EMP ऐसे लिख करके बंद कर देना। नाउ अब आप अगर स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइप डेफ, तो अब आपको ये सब दोबारा मतलब ये टाइप डेफ यहाँ पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये टाइप डेफ है TYP। ओके, सो अब आप लिख सकते हैं सिंपली टाइप डेफ, सॉरी टाइप डेफ आप लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू राइट EMP E1, E2। अब आप दो वेरिएबल्स इस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, हाँ यहाँ पर ये ऑप्शनल है, ये से लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नाम ना डिफाइन करते हुए सीधा आप यहाँ भी लिख सकते हैं, तो दिस इज़ ऑप्शनल। लेकिन जब हम यहाँ पर ये ऑप्शनल तब नहीं होगा जब मान लीजिए स्ट्रक्चर के अंदर ओबियसली जब आप एक इसी टाइप का मेंबर डिफाइन कर रहे हैं तब आपको नाम देना होगा। वी विल सी दैट कि जब हम पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे तब लिंक लिस्ट का जो नोड डिफाइन करेंगे तब हम यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसे डेफिनेटली यूज करेंगे। अदरवाइज आप इसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर कोई भी मेंबर इसके नाम को रेफर नहीं करता है, रिकर्सिव टाइप का ना हो, दैट मीन्स स्ट्रक्चर के एम्प्लॉय टाइप का ही मेंबर इसमें कोई ना हो अगर आपके मेंबर्स में, तो हम ये कीवर्ड ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट स्ट्रक्चर्स। सो अब एक्चुअली हमें लेकिन पॉइंटर्स डिस्कस करना है, तो स्ट्रक्चर एक्चुअली आपको थोड़ा सा समझना जरूरी था, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर्स की बात की। और हम वापस आ जाते हैं पॉइंटर्स पर। सर आपने हाँ। यहाँ पे मतलब कि
हम्म दो तरीके से यूज किया, हम्म मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम्म एक हम्म डिफाइनिंग डिक्लेयर करते थे। हम्म। इसमें बेटर कौन रहेगा यूज करने में दोनों में से? जो आपको कन्वीनियंट लगे, मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। दिस इज़ मच बेटर। दोनों ही का फंक्शन सेम है, बट दिस लुक्स मोर बेटर। ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के हिसाब से ईजी भी लगता है ना। ये क्या है कि आपने स्ट्रक्चर ऊपर डिफाइन किया, फिर आपने एक बार इसको डिक्लेयर भी किया, ये टाइप यस। डैप लगा करके। तो बेटर है कि हमारा राइटिंग एफर्ट बच जाएगा, सीधा हम यहीं पे कर देते हैं, है ना। यहीं पे डिक्लेयर करने से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एक बेटर कॉम्पैक्ट कोड हो जाता है। हालांकि कोई फंक्शन के, अगर आप उसके फंक्शनल एक्सपेक्ट को देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो नाउ हम आ जाते हैं पॉइंटर पर। सो सी में आपने देखा होगा कि जब भी आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट्स से इंट ए, तो एक्चुअली व्हाट हैपन्स जब ये लाइन कंपाइल होती है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर क्या करता है, एक तो पहले मेमोरी रिजर्व करता है डिपेंडिंग ऑन कंपाइलर इंटीजर के लिए कितना साइज अलोकेट करता है। सो लेट सपोज अगर आपका कंपाइलर जीसीसी कंपाइलर है, लिनक्स में जीसीसी कंपाइलर होता है, हम लिनक्स के ही रेफरेंस में बात करेंगे। ओके, तो आपको जब भी प्रैक्टिकल करना है तो याद रखना है, आप अपनी मशीन में किसी के पास नहीं है लिनक्स, तो आप लिनक्स इंस्टॉल कर लें। तो मेक योर मशीन रेडी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रैक्टिकल। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग लिनक्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, नहीं है तो आप लिनक्स इस्तेमाल करिए। सो अगर जीसीसी कंपाइलर की बात करें तो इंटीजर जो है आपका 4 बाइट का होता है। जनरली जो टर्बो सी आपने पढ़ा होगा उसमें 2 बाइट का होता है। तो जब भी आप इस तरीके से एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आपने लिखा इंट ए, तो कंपाइलर इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, या कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी में एक 4 बाइट का स्पेस अलोकेट करता है या रिजर्व करता है, और वो कहीं भी हो सकता है, हमें उस स्पेस के से मतलब नहीं है। बट यहाँ पे हमें चूंकि हम पॉइंटर डिस्कस कर रहे हैं, सो लेट मी टेक सम एड्रेस। सो लेट्स अज्यूम दिस एड्रेस इज 2000। ये जो मेमोरी एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन, इसका एड्रेस 2000 है। ना याद रखना है कि लोकेशन का एड्रेस बाइट वाइज होता है, 1 बाइट का एड्रेस होता है रैम में। तो जनरली ये 4 बाइट है, तो पहली बाइट का एड्रेस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ 2000 लिखने का मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट बाइट का एड्रेस लिख रहा हूँ। सेकंड बाइट होगी उसमें 2001 होगा, अगली बाइट का 2002 होगा, नेक्स्ट बाइट का 2003 होगा। तो 2001 जीरो से लेकर के 2003 4 बाइट होंगे। लेकिन हम जनरली फर्स्ट बाइट का एड्रेस ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट बाइट का एड्रेस ही रिजर्व किया जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स सपोज ये वेरिएबल है और आपने जो वेरिएबल बनाया है, तो इसका नाम रख दिया गया ए। दैट मीन्स ए क्या है, आइडेंटिफायर, आप सब लोग जानते हैं। तो इस मेमोरी लोकेशन से आइडेंटिफायर एक एसोसिएट हो गया है। अब अगर आपने इसे इनिशियलाइज किया होता है या बाद में आप ए इक्वल टू 25 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू 25 स्टोर हो जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ योर वेरिएबल लुक लाइक इनटू द मेमोरी इनिशियलाइज करने के बाद। ओके, सो नाउ अब इस वेरिएबल को जब भी कहीं आपको एक्सेस करना होता है तो आप ए नाम से रेफर करते हैं। जैसे आपने कहा कि बी इक्वल टू ए इंटू 2, तो कंपाइलर क्या करता है, ये एक की वैल्यू रीड करता है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करता है, उसे बी में सेव कर देता है। ओके, सो जब आप इस्तेमाल करते हो प्रोग्रामिंग में, तो आप ये आइडेंटिफायर के थ्रू एक्सेस कर रहे हो वैल्यू को। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक्चुअली आइडेंटिफायर को पॉइंटर के तौर पर मेंटेन करता है। ओके, सो एक्चुअली कंपाइलर मेंटेन्स द पॉइंटर। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज पॉइंटर। अब हमें अगर एक्सप्लिसिटली पॉइंटर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? सो सी में आपके पास जो सिंटैक्स है पॉइंटर बनाने के लिए वो कुछ इस तरीके से है। इंट, जैसे मुझे इस वेरिएबल के लिए पॉइंटर बनाना हो तो इंट स्टार, और लेट्स से मैं पॉइंटर का नाम रखना चाहता हूँ ptr। ओके, सो ये जो इस तरीके से जो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, सो मैंने नाउ यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है ptr एंड स्टार लगा हुआ है। सो स्टार का मतलब है दिस वेरिएबल इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग एड्रेस। ओके, सो स्टार का मतलब क्या है, दिस वेरिएबल, स्टार इंडिकेट करता है कि ये जो वेरिएबल है ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल का मतलब है ए वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट कैन, पॉइंटर वेरिएबल is a variable that can store
एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेम डेटा टाइप। सो यहाँ इस लाइन से मेरा मतलब ये है कि एक इंटीजर पॉइंटर बनाएंगे तो आप वो इंटीजर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है। आप अगर फ्लोट पॉइंटर बनाते हैं तो वो फ्लोट वेरिएबल का ही एड्रेस रख पाएगा अपने पास। somebody was waiting or not? ओके, सो इस जगह पर देखेंगे आप, तो मैंने एक पॉइंटर बनाया है और उसके यहाँ हमने डेटा टाइप लिखा है इंट। तो इसका मतलब है कि जो ptr जो वेरिएबल है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि इसके आगे स्टार लगा है, तो स्टार मीन्स पॉइंटर वेरिएबल। तो कंपाइलर को जब आपने स्टार लगा करके इस तरीके से एक स्टेटमेंट इशू किया है तो कंपाइलर इसको इंटरप्रेट करता है कि उसे एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाना है। ओके, सो नाउ ptr इज ए पॉइंटर वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ ए इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, तो सेम डेटा टाइप से मतलब मेरा यही है कि जो डेटा टाइप यहाँ डिक्लेयर किया गया है, सो पॉइंटर ये जो है ये कैसा टाइप का पॉइंटर है, इंटीजर। सो ptr इज ए इंटीजर टाइप पॉइंटर, और यू कैन से ptr जो पॉइंटर वेरिएबल है इसका डेटा टाइप इंटीजर है, और पॉइंटर का डेटा टाइप जो होता है उसी टाइप के वेरिएबल का वो एड्रेस अपने में स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल वेरिएबल में वैल्यू होगी, पॉइंटर वेरिएबल में भी वैल्यू होती है, लेकिन दैट वैल्यू इज एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। ओके, नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करेंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज अगर आपको करना है तो हमें एम्परसेंट ऑपरेटर से एड्रेस किसी भी वेरिएबल का निकाल सकते हैं। सो एम्परसेंट एक ऑपरेटर है जिससे हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस पता कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अब मुझे ए के लिए एक और पॉइंटर वेरिएबल ptr मैंने बनाया है और ptr में मैं एक एड्रेस रखना चाहता हूँ, तो आप इसको कैसे इशू को ये काम कैसे करेंगे? आप लिखेंगे ptr इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ ए, ओके, एड्रेस ऑफ ए। सो ये जो वेरिएबल है जब आप इसको आगे किसी भी वेरिएबल के आगे लगा देते हैं तो वो आपको उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करके देता है, और आप उस एड्रेस को उसी टाइप के पॉइंटर में रिसीव कर सकते हैं। सो अब क्या होगा, ptr में ऐड का एड्रेस आ गया। सो अगर आप देखें, अगर इसको मैप के तौर पर ड्रॉ करें, डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें, तो ptr एक वेरिएबल है। नाउ ptr एक वेरिएबल है ओबियसली, तो इसका भी कहीं कुछ एड्रेस होगा मेमोरी में। लेट्स अज्यूम कि इसमें का एड्रेस मेमोरी में ये है, फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस लिखता हूँ मैं। ओके, नाउ याद रखना है पॉइंटर को भी 4 बाइट मेमोरी मिलती है। पॉइंटर को 4 बाइट की मेमोरी मिलती है, कोई सा भी पॉइंटर हो, चाहे इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होती है, क्योंकि एड्रेस आपका इंटीजर होता है। नाउ पॉइंटर को कितनी बाइट मेमोरी मिलती है वो एक्चुअली प्रोग्रामिंग मॉडल पर डिपेंड करता है। सो पॉइंटर भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक और दूसरे टाइप का पॉइंटर होता है, ये तो नॉर्मल पॉइंटर है, दूसरा ह्यूज पॉइंटर होता है। तो ह्यूज पॉइंटर एक्चुअली प्रोग्रामिंग मॉडल जब अलग होता है उसमें यूज होता है। ठीक है, तो हम ह्यूज पॉइंटर नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अपने काम के मतलब की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सो जब हम ऐसा करते हैं, ये लाइन इशू करते हैं, तो इसमें इस लाइन के इशू होने पर क्या होता है कि ptr में एक एड्रेस हो, एक एड्रेस 2000 है, तो कंपाइलर क्या करता है, एक एड्रेस रख देता है। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से ptr क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं ए को पॉइंट कर रहा है। तो कई बार हम इसको पॉइंट को ऐसे इंडिकेट करके दिखाते हैं। तो ये लाइन का मतलब है कि ptr इज पॉइंटिंग टू वेरिएबल ए। अब क्वेश्चन आ रहा होता है कि पॉइंटर वेरिएबल बना लिया है, तो क्या हम इस ptr वेरिएबल की मदद से ए की वैल्यू रीड कर सकते हैं? ए में जो पड़ी हुई वैल्यू है, एक तो है ए की पड़ी हुई वैल्यू को आपको रीड करना है, तो आप लिख लीजिए जैसे प्रिंट एफ, आपने लिखा %d, ए, तो ऐसे आप ए की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। एक और तरीका है, आप पॉइंटर की मदद से भी ए की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। वो कैसे कराएंगे? तो इसके लिए ऑपरेटर अगेन स्टार, ये ऑपरेटर जो है ना दो काम पर्पज सॉल्व करता है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसे हम ये भी बोलते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो इसे जब आप एक पॉइंटर के सामने लगाते हैं तो ये उस पॉइंटर में जो एड्रेस है उस पर कंटेंट वैल्यू को आपको रिटर्न करता है। तो अगर आपने लिखा प्रिंट एफ, डेटा टाइप लिखना पड़ेगा %d,
कॉमा स्टार ए। तो आपको दोनों ही केस में आउटपुट क्या आने वाला है 25। इसको आप ऐसे भी लिख सर सकते। हाँ, इसमें जो पॉइंटर आप लिए हो पीटीआर ना होगा तो इसमें पीटीआर ना ओ लिखो। सॉरी 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 सॉरी, पीटीआर है, हाँ हाँ, स्टार पीटीआर, यहाँ पीटीआर होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्टिंग, पीटीआर होगा। ठीक है, स्टार पीटीआर, मैं फॉर भूल गया। सो दोनों केस में आपको सेम आंसर मिलेगा। तो जब भी आपको पॉइंटर के सो स्टार पीटीआर आपने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार पीटीआर का मतलब हुआ वैल्यू एट एड्रेस कंटेंट इन पीटीआर। तो आप इसे कैसे रीड करेंगे, वैल्यू एट द एड्रेस और वैल्यू एट एड्रेस कंटेंट इन पीटीआर। सो इसका मतलब हम इसे कैसे रीड करेंगे, सो वैल्यू एट एड्रेस कंटेंट इन पीटीआर का मतलब हुआ कि पीटीआर में जो एड्रेस है उस पर वह रखी वैल्यू। तो पीटीआर में एड्रेस 2000 है, दैट मीन्स 2000 एड्रेस पर जो रखी वैल्यू है दैट इज द वैल्यू वी आर रेफरिंग। सो दिस इज हाउ वी एक्सेस द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ए पॉइंटर। ओके, कोई डाउट? ठीक है, नाउ अब एक बार हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, डबल पॉइंटर, और फिर उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। पॉइंटर्स के फिर डबल ट्रिपल और आगे भी आप जा सकते हैं। डबल पॉइंटर। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपने लिखा, सपोज जैसे हम प्रीवियस जो पेज में डेफिनेशन थी हम वो वैसे ही मान के चल रहे हैं। दैट मीन्स ए एक नॉर्मल वेरिएबल है, ए एक इंटीजर वेरिएबल है। ओके, और बी पीटीआर हमारा क्या था, ए पॉइंटर वेरिएबल। ओके, नाउ हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक और वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से वी कैन क्रिएट अनदर वेरिएबल पॉइंट इंट डबल स्टार एंड लेट्स से p। सो दिस इज अगेन ए पॉइंटर वेरिएबल, बट आप देख रहे हैं इसमें 2 स्टार लगे हैं। सो दिस इज ए डबल पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, ये नॉर्मल टर्म है डबल पॉइंटर, लेकिन एक्चुअली क्या मतलब है, दिस इज ए पॉइंटर वेरिएबल टू ए पॉइंटर वेरिएबल। ओके, दिस इज ए pointer to pointer, this is a variable, or you can say this is a pointer to a pointer variable। और यहाँ भी ध्यान रखना डेटा टाइप का रूल लागू होगा। दैट मीन्स अगर ये इंटीजर डबल पॉइंटर इंटीजर है तो ये केवल इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल को ही पॉइंट कर सकता है। ठीक है, सो डबल पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, एक सेम टाइप के पॉइंटर वेरिएबल को पॉइंट कर सकता है। सो नाउ लेट मी टेल यू क्या है इसका मतलब। नाउ सपोज दैट मैंने p को इनिशियलाइज कुछ ऐसे किया, p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ptr, ये लाइन मैंने लिख दी। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब एक्चुअली जो सिनारियो है वो कुछ ऐसे क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने माना था कि a जो वेरिएबल है इसका एड्रेस था 2000 और इसमें वैल्यू कंटेंट थी 25। ओके, फिर मैंने एक वेरिएबल और बनाया था जो कि पॉइंटर वेरिएबल था ptr, और इसमें एड्रेस था a का, और इसका खुद का एड्रेस क्या था 4286। मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ 4286। अब मैंने एक वेरिएबल और बनाया p नाम से। ओके, और इसमें 4286 स्टोर्ड है। तो 4286 ध्यान रखना एक वैल्यू नहीं है, ये जो है ना ptr जो पॉइंटर वेरिएबल उसका एड्रेस है। आपने देखे प्रोग्रामिंग में आप यहाँ अगर मेमोरी का मैप देखेंगे तो इसमें कुछ भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन यहाँ डेफिनेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, सो p इज ए वेरिएबल दैट कैन पॉइंट टू ए पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये p को पॉइंट कर रहा है। सो दैट मीन्स सॉरी ptr को पॉइंट कर रहा है, p आपका ptr को पॉइंट कर रहा है,
और ptr a को पॉइंट कर रहा है। ये जो एरोज का मतलब यही है, ठीक है। ये लिंक लिस्ट नहीं समझ लेना आप इसको। सो p इज ए पॉइंटर वेरिएबल टू ए पॉइंटर। नाउ अब क्वेश्चन आ जाता है, क्या आप p की मदद से a की वैल्यू रीड कर सकते हैं? आंसर इज यस। कैन यू टेल मी कैसे? सर डबल एस्ट्रिक यूज करके। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, ऑप्शनल है। और सो आप इसको लिख सकते हैं printf %, ठीक है। सो ये जो चेन है आप इसको ऐसे कई लेवल तक लेके जा सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा लेवल पर जाएंगे उतना कॉम्प्लिकेशन होगा। सो ज़्यादातर केस में हम डबल पॉइंटर से ज़्यादा नहीं क्रिएट करते हैं। ट्रिपल पॉइंटर भी आप कर सकते थे। यू कैन इंक्रीज और यू कैन एक्सटेंड दिस चेन अप टू सम मोर लेवल्स, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इवन एक्चुअली पॉइंटर ही खुद प्रोग्रामिंग की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं। तो फिर ज़्यादा लेवल पर आप जाएंगे तो और मुसीबत हो जाएगी। ओके, तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर। अब हमें लेकिन पॉइंटर्स में आना है तो हमें स्ट्रक्चर्स के पॉइंटर्स की बात करनी है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर्स के पॉइंटर्स से डील करना है। सो डबल पॉइंटर हम लोग के लिए यूजफुल कैसे होगा? कुछ एप्लीकेशंस में ज़रूरत पड़ती है, वी विल सी दैट। जैसे आपको स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल का ही एड्रेस कहीं पर सेव करके रखना है, सो दैट आप ज़रूरत पड़ने पर लिंक लिस्ट को ट्रैक कर पाएँ। तो समटाइम्स ट्री और कई इम्प्लीमेंटेशन में आपको पॉइंटर टू पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नॉर्मली नहीं पड़ती है, बट सम एप्लीकेशंस रिक्वायर दैट। वो आपको हम जब हम लोग लिंक लिस्ट और ये सब पढ़ेंगे तब आपको अपने आप समझ में एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? ओके, सो अब हम आ जाते हैं लिंक लिस्ट के नोड कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा काम एक्चुअली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करना है। ओके, सो सबसे पहले एक, अगर मैंने लिंक लिस्ट को डिफाइन करना है तो आपने देखा होगा लिंक लिस्ट का नोड किस तरीके का होता है। दो पार्ट होते हैं लिंक लिस्ट के नोड में। एक पार्ट होता है डेटा पार्ट, जहाँ पे आप सारा डेटा स्टोर करेंगे, और दूसरा होगा लिंक पार्ट या ये कहिए पॉइंटर टाइप। सो दिस इज द लिंक, लेट्स राइट लिंक पार्ट, ठीक है, या एड्रेस पार्ट यू कैन ऑल्सो से। सो एड्रेस क्या बताता है, ये जो पार्ट है ये आपके नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करेगा, यहाँ पर डेटा होगा। सो अगर हम इसी एम्प्लॉय को केस में देखें कि अगर हमें मान लीजिए लिंक लिस्ट जो है, हमें लिंक लिस्ट में एम्प्लॉयज़ के इंफॉर्मेशन रखनी है इस तरीके से, ये जो एम्प्लॉयज़ का ये डेटा रखना है लिंक लिस्ट में और उसको सीरियली एक्सेस करना है, तो हम इस टाइप का एक पॉइंटर नोड बना सकते हैं, ठीक है। सो नोड की जो स्ट्रक्चर होगी वो डिपेंड करेगी हम डेटा क्या रखने जा रहे हैं, व्हाट योर डेटा विल बी। एंड सो इस टाइप का अगर आपको नोड बनाना है तो लेट्स अज्यूम के नोड आपका लिंक में थोड़ा सा और आपको एग्जांपल को थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। मान लीजिए लिंक लिस्ट का एक नोड इस तरीके का है, जिसमें आप ये इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं एक्चुअली आप। तो रिकॉर्ड में आपका एम्प्लॉय आईडी, देन एम्प्लॉय का नेम एंड लेट्स से सैलरी, ये आप स्टोर करके हम 3 ही मेंबर मान लेते हैं, ठीक है। ये आपको इस तरीके का एक रिकॉर्ड है, ये आपका रिकॉर्ड है जिसे आपको स्टोर करना है लिंक लिस्ट में, उसकी ये रिक्वायरमेंट है या ये स्ट्रक्चर है, ये एलिमेंट्स हैं। तो हम लिंक लिस्ट का नोड बनाएंगे तो एक्चुअली क्या करेंगे, डेटा के पार्ट में ये डिफाइन करेंगे, तो योर डेटा पार्ट शुड कंटेन दिस वन, और एक पार्ट और होगा जो लिंक पार्ट होगा, ठीक है। तो अब इस टाइप के नोड के लिए, इस टाइप का नोड हम लिंक लिस्ट में कैसे बनाएंगे, सो लेट्स सी दैट। सो ओबियसली इसके लिए हम स्ट्रक्ट यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे टाइप डेफ स्ट्रक्ट, लेट्स से EMP type या whatever, let's say employee type, bracket, then let's say int EMP ID, then character name, and let's say maximum length हम अलाउ कर रहे हैं 30,
एंड ये सो एरे है एक्चुअली, देन फ्लोट सैलरी ओबियसली। सो ये तो हो गया हमारा डेटा पार्ट, है ना। लेकिन हमें एक मेंबर और चाहिए होगा, क्योंकि जब हम लिंक लिस्ट के लिए नोड बनाएंगे तो एक लिंक पार्ट भी चाहिए होगा, और वो लिंक पार्ट कैसा होना चाहिए, जो डेटा टाइप पार्ट, ये जो पार्ट है इस टाइप का ही होना चाहिए। सो दैट मीन्स ओवरऑल जो नोड है उसके टाइप का वो पॉइंटर होना चाहिए एक्चुअली। जब पॉइंटर जो है, ये पॉइंटर का टाइप कैसा होना चाहिए, इस नोड के टाइप का। तो हमने नोड तो बना लिया, अब इस नोड के टाइप का ही हमें पॉइंटर बनाना है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्ट, इसी टाइप का पॉइंटर बनाना है एक्चुअली हमें, इसी स्ट्रक्चर टाइप का। सो इस स्ट्रक्चर का आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम देना जरूरी है, नाम नहीं देंगे तो आप यहाँ उसे रेफर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि जब आप इस टाइप का, इसके नोड टाइप का पॉइंटर या कोई मेंबर नहीं डिफाइन कर रहे हैं तो आपको ये नाम नहीं देने की ज़रूरत है, अदरवाइज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे एक मेंबर वेरिएबल बनाना है जिसका डेटा टाइप इस स्ट्रक्चर के टाइप का है, ठीक है। तो पॉइंटर है एक्चुअली स्ट्रक्चर टाइप का, इस स्ट्रक्चर टाइप का। तो मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट emp अंडरस्कोर टाइप। अब पॉइंटर का नाम हम क्या रखें, सो लेट्स से लिंक नाम रख लेते हैं पॉइंटर का, या और कुछ रखें, कुछ अच्छा नाम सुझाइए, या नेक्स्ट रख दें। चलिए नेक्स्ट सर रख, लिंक ही है, उससे पता चल जाएगा कि लिंक पार्ट है। हाँ लिंक रख सकते हैं, नेक्स्ट रख सकते हैं। सो ये पॉइंटर वेरिएबल का ध्यान रखना, तो मुझे यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा डेफिनेटली। और लेट्स से आप चाहते हैं कि लिंक रखें तो लिंक नाम रख देते हैं सेमीकोलन, और यहाँ इसको बंद कर दीजिए और इसका नाम रख कर दीजिए emp। ओके, सो अब आपका एक नोड टाइप क्रिएट हो गया emp। सो अब आप जब भी आप एक वेरिएबल बनाएंगे emp स्पेस e1, तो ये जो मेंबर वेरिएबल क्रिएट होगा आपकी मेमोरी में, तो ये एक्चुअली एक रिकॉर्ड टाइप की स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है। तो मेमोरी में कुछ इस तरीके से रिसोर्स रिजर्व होगा। ओबियसली इसको स्ट्रक्चर को कितनी मेमोरी मिलेगी, 4 बाइट इंटीजर के लिए। तो कोई भी एड्रेस अगर है, मान लीजिए इसका एड्रेस इनिशियली मान लीजिए 2420 है, तो ये 4 बाइट होगा। तो 2420, 2421, 2422, 2423 यहाँ तक का एड्रेस, ये जो लास्ट एड्रेस होगा 2423 होगा आखिरी। मैं बाकी एड्रेस नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग जानते हैं इतना तो। ओके, सो ये मेंबर का नाम हो गया emp id इसके अकॉर्डिंग। नाउ ये है 30 बाइट का, क्योंकि कैरेक्टर को 1 बाइट में लगता है, तो 30 बाइट यहाँ से जो भी हो, तो 30 बाइट का आपका एक ये एरे होगा इस तरीके से, एक एक बाइट ऐसे, ठीक है। तो टोटल जो बाइट होगी 30 बाइट होगी, और ये इसका नाम होगा नेम, ठीक है। तो इसका एक मेंबर है वो एरे है एक्चुअली। तो आपको एरे पढ़ लेना, एरे कैसे काम करता है, पॉइंटर्स के साथ एरे से कैसे डील करते हैं, एरे में स्ट्रिंग में एक्चुअली इनपुट कैसे लेते हैं, ये स्ट्रिंग है एक्चुअली आपकी। एंड देन ये लास्ट लोकेशन हो गई, एंड देन इसके बाद है आपका सैलरी। तो फ्लोट को 4 बाइट मिलता है, तो ये आपका हो गया सैलरी वाला पार्ट। यहाँ पे आपकी फ्लोट वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी नेम सेव होगी, यहाँ नेम सेव होगा। इसके बाद अगला पार्ट है एक और 4 बाइट का, जिसको आप बोलेंगे लिंक पार्ट या लिंक। यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस स्टोर होगा इसमें, किसका, इस टाइप के किसी वेरिएबल का। सो एक्चुअली हम जब लिंक लिस्ट बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए होता है कि ये नोड इसके अगले वाले नोड को पॉइंट करे, तो जो भी नेक्स्ट नोड होगा उसका एड्रेस हम यहाँ कॉपी करते हैं। ओके, तो इस तरीके से एक मेमोरी में मैप क्रिएट होगा आपके स्ट्रक्चर का। ओके, नाउ अब आप इस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक तो तरीका है डॉट नाम से। सो लेट्स से ये e1 नाम है, ये पूरे वेरिएबल का नाम क्या है e1, इसका आइडेंटिफायर क्या है e1। तो आपको अगर एम्प्लॉय आईडी एंड करनी है तो आप लिखेंगे e1 डॉट emp id, है ना, और e1 डॉट नेम, ठीक है। जो नेम इसमें पॉइंटर है। देन e1 डॉट सैलरी, है ना, e1 डॉट लिंक। तो ये मेंबर्स एक्सेस होंगे इस तरीके से, लेकिन इसको हम ऐसे एक्सेस नहीं करते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा है हम एक पॉइंटर वेरिएबल की मदद से भी e1 को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक काम ये कर सकते हैं
कि एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना है एम्प्लॉय टाइप का। सो अगर आपने लिखा emp लेट्स से पॉइंटर का नाम रख लेते हैं empPTR। अब हम इसे इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, empPTR इक्वल टू %e1। ठीक है, तो ये जो एड्रेस था फर्स्ट एड्रेस इसका लोकेशन का जो भी होगा वो इसमें कॉपी हो जाएगा, ये आर है। ठीक है, अब empPTR एक वेरिएबल है, इसकी मदद से भी आप इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब जब एक तो है कि जब नॉर्मल वेरिएबल से एक्सेस करते हैं तो हम डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पॉइंटर है स्ट्रक्चर का तो हम एरो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, ये वाला। ठीक है, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर है। तो इससे कैसे एक्सेस करेंगे, अब आपको अगर एम्प्लॉय आईडी एक्सेस करनी है तो आप लिखेंगे empPTR एरो emp id, empPTR एरो नेम, empPTR एरो सैलरी, empPTR एरो लिंक, सॉरी ये PTR लिखना था, empPTR। ओके, सो दो ऑपरेटर्स हैं, एक तो पॉइंटर ऑपरेटर है जिसकी मदद से पॉइंटर टू मेंबर बोलते हैं इसको, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, और ये मेंबरशिप ऑपरेटर। तो दोनों में से किसी भी एक ऑपरेटर्स की मदद से आप स्ट्रक्चर के मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑपरेटर से आपने खूब यूज किया होगा, ये पॉइंटर बेस्ड है, तो हम ज़्यादातर लिंक लिस्ट में इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो दिस इज द बैकग्राउंड दैट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ लिंक लिस्ट। एक पॉइंट और, एक चीज़ और रह गई है डिस्कस करने के लिए, वो है कि जब आप एक पॉइंटर का वेरिएबल बनाएंगे तो वो कैसे क्रिएट करेंगे। आपको कई बार जो है ना डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करना पड़ेगी पॉइंटर बनाने के लिए, वो जो लिंक लिस्ट का नोड बनाने के लिए। ठीक है, स्टैटिकली आप कर सकते हैं, बट ज़्यादातर केस में कई बार आपको नोड जो है ना डायनेमिकली रिक्वायर्ड होगा क्रिएशन। ये तो था आपको पहले से क्रिएट करना है तब। सो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए आपके पास कुछ फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं सी में। सो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सो पहला फंक्शन है malloc, दूसरा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए calloc, और मेमोरी को फ्री करने के लिए फंक्शन है फ्री। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट malloc फंक्शन फर्स्ट। सो malloc फंक्शन जो है एक मेमोरी का चंक क्रिएट आपके लिए, आप जो भी साइज आप बताएंगे, जिस साइज का भी आप बताएंगे, वो साइज का एक मेमोरी का एक चंक आपको दे देगा। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ बाइट्स आपको दे देगा। ओके, तो वो इसका जो आर्गुमेंट है वो क्या होगा कि आपको कितनी अमाउंट बाइट मेमोरी पास मेमोरी एलोकेट करवानी है, वो साइज आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ओबियसली हमें जब मान लीजिए डायनेमिकली एक एम्प्लॉय टाइप का नोड क्रिएट करना है इस डेटा टाइप का, emp डेटा टाइप का, तो हमें इसका साइज बताना पड़ेगा। तो किसी भी वेरिएबल का साइज क्रिएट करने के लिए एक तो साइज आप कैलकुलेट कर लीजिए मैनुअली, यहाँ पे इनको काउंट कर लीजिए कि इंटीजर का 4 बाइट लगेगा, इसके लिए इतना बाइट लगेगा, इसके लिए 4 बाइट लगेगा, इसके लिए 30 बाइट लगेगा, इसके लिए 4 बाइट लगेगा, और टोटल कर लीजिए और फिर आप प्रोग्राम में बता दीजिए। बट दिस इज नॉट ए गुड अप्रोच, क्योंकि ये जो है ना आपको कहीं चेंज करना होगा इसकी डेफिनेशन में, आपको ये फिर से काउंटिंग करना पड़ेगी। एक तो पहली प्रॉब्लम ये है ना। दूसरा, किसी डेटा टाइप को आपने बदल दिया इसमें से तो दिक्कत है, किसी भी मेंबरशिप में डेफिनेशन में चेंज कर दिया। सो बेटर ये है कि सब जगह आपको कई जगह पर प्रोग्रामिंग में चेंज करना पड़ेगा। हर जगह जहाँ भी आप मेमोरी एलोकेशन करेंगे वहाँ आपको जो एंट्री आप लिख रहे हैं वो चेंज करना पड़ेगी। यहाँ पर जब भी malloc को कॉल कर रहे हैं हर कॉल को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो बेटर होता है कि हम साइज ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल करें। स्मॉल में ध्यान रखना, ये एसपी साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का साइज आपको दे देता है। तो आपने लिखा जैसे साइज ऑफ इंट, जैसे आपने कहीं पे लिखा printf ये इंटीजर वैल्यू आपको देता है %d, और आपने लिखा
साइज ऑफ, लेट से इंटीजर वेरिएबल आपने मान लीजिए हमने ए बनाया था ना, हम उसी का साइज जानना चाह रहे हैं, लिख दीजिए। तो आपको जो भी कंपाइलर पर डिपेंडिंग ऑन किस प्लेटफॉर्म पर आप इसको रन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट मिलेगा। टर्बो सी में आपको 2 बाइट मिलेगा, जीसीसी में 4 बाइट का 4 वैल्यू मिलेगी 4, ठीक है, आंसर विल बी 4 फॉर जीसीसी। सो एमएलओक में आपको साइज बता देना है। तो जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय टाइप का नोड मुझे क्रिएट करना है, तो आपने लिखा साइज ऑफ ईएमपी, दैट मीन्स डेटा टाइप आपको लिख देना है बस, अपने आप ये उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग कितना साइज रिक्वायर्ड है वो कंप्यूट कर लेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, वो ईएमपी की डेफिनेशन में कोई चेंज करोगे तो आपको हर जगह एमएलओक में जाकर के चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना। और एमएलओक जो है ना, जब मेमोरी एलोकेशन कर देता है तो ये क्या करेगा, आपको एक पॉइंटर रिटर्न करके देता है, और ये जो पॉइंटर है उसका डेटा टाइप वॉइड होता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, एक वॉइड टाइप का पॉइंटर अलोकेट करता है, ठीक है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। और ये पॉइंटर क्या होता है, इस मेमोरी लोकेशन को, जो भी मेमोरी एलोकेशन किया है जिस जगह पर, उस मेमोरी के चंक का एड्रेस आपको देगा, फर्स्ट बाइट का, ठीक है, फर्स्ट एड्रेस आपको देगा, और उसका उस एड्रेस का कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है फाइनली। तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा टाइप को, ठीक है। तो जैसे आपको ईएमपी टाइप का नोड अगर क्रिएट करना है तो आप लिखेंगे एम अलॉक साइज ऑफ और ईएमपी सेमीकोलन, और इसको आपको एक एड्रेस में लेना पड़ेगा, ईएमपी टाइप का एड्रेस हो कोई भी। तो लेट से ईएमपी टाइप का एड्रेस हमने बनाया था ईएमपी पीटीआर, तो आप लिखेंगे ईएमपी पीटीआर इक्वल टू, और इसको कन्वर्ट भी करोगे आप साइज को, इसको तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा एड्रेस को। तो आप यहाँ लिखेंगे ईएमपी स्टार। ईएमपी स्टार का मतलब क्या है, ये जो एड्रेस है जो वॉइड टाइप का था, मैं इसे एड्रेस को ईएमपी टाइप के स्ट्रक्चर के नोड के पॉइंटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर के टाइप के। तो ईएमपी एक स्ट्रक्चर है और इसी के डेटा टाइप में मैं इस पॉइंटर को कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आपका यहाँ ये और ये दोनों सेम होना चाहिए डेटा टाइप। तो अब क्या होगा, ये आपका प्रॉपर पॉइंटर टाइप कास्ट हो जाएगा और आप इसे ईएमपी पीटीआर वेरिएबल में रिसीव कर सकते हैं। और अब आपको इनिशियलाइजेशन जो भी करना होगा मेंबर्स का ईएमपी पीटीआर की मदद से इस तरीके से एक्सेस करके इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट, यू कैन डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी, एंड डायनेमिक एलोकेशन से आप एक लिंक लिस्ट का नोड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको नेसेसरी लिंक लिस्ट में, क्योंकि लिंक लिस्ट डायनेमिकली मतलब अपडेट होती है, ठीक है, उसमें नोड मतलब नोड क्रिएट होते हैं, तो आपको डायनेमिकली एक नोड बनाना पड़ेगा और फिर से लिंक लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो इंसर्शन में डायनेमिक एलोकेशन रिक्वायर्ड होगा। तो एमअलॉक एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सी अलॉक। सी अलॉक भी यही काम करता है, आपको चंक लौटाएगा, ठीक है। सो सी अलॉक में आपको कितना इसमें 2 आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, कितनी लोकेशन, कितना साइज चाहिए, कितने चंक्स चाहिए आपको, नंबर ऑफ चंक्स बताना पड़ेगा आपको। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पर मल्टीपल चंक्स आपको क्रिएट करना होता, डबल मेमोरी करना होती है, 2 × 2 कर देते हैं आप, या वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। तो कितने चंक्स चाहिए आपको, लेट से 1 चंक रिक्वायर्ड है एम्प्लॉय टाइप का, तो आप वो नंबर लिखेंगे और साइज ऑफ ईएमपी लिखेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे सीधा एरे के लिए एलोकेशन करना हो तब ये यूजफुल होता है नोटेशन, अदरवाइज बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, हमेशा वन आप ले सकते हैं, ओके। और सेम अगेन ये भी पॉइंटर जो ना टाइप कास्ट आपको करना पड़ेगा, और फिर इसी तरीके से पॉइंटर को रिसीव करना पड़ेगा ईएमपी पीटीआर। नाउ इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है सी अलॉक जब आपको मेमोरी अलोकेट करता है तो मेमोरी को वो क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है 0 से। यहाँ ये जो है ना मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करता है, तो आपके जो वेरिएबल्स होंगे ना, आप इस पॉइंटर की मदद से अगर मेंबर्स एक्सेस करेंगे तो आपको गार्बेज वैल्यूज़ मिलेंगे। ये क्या करता है, गार्बेज में वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये सी अलॉक का डिफरेंस मतलब ये है, ये प्रॉपर जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे उनको प्रॉपरली इनिशियलाइज कर देता है। इंटीजर टाइप के मेंबर को 0 से इनिशियलाइज कर देगा, किसी और टाइप के मेंबर को 0 से, दैट मीन्स नल वैल्यूज से आप कह सकते हैं उनसे इनिशियलाइज कर देता है।
ओके, सो ये सी अलॉक में और एम अलॉक में डिफरेंस है। एंड तीसरा फंक्शन जो है आपका वो है फ्री। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप डायनेमिक एलोकेशन करते हैं मेमोरी का, तो आपको मेमोरी को मैनुअली फ्री भी करना होता है। तो आप फ्री फंक्शन कॉल करके आप किसी भी मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। तो आपको इसे पॉइंटर वेरिएबल बताना पड़ेगा, कौन सी नोड की जो वैल्यू है उसे आप फ्री करना चाहते हैं। तो जो भी पॉइंटर अलर्ट से आपने EMP-PTR नाम से एक नोड बनाया था, या EMP-PTR किसी नोड को पॉइंट कर रहा है और आप चाहते हैं इस नोड को मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ, तो डिस्ट्रॉय करने का मतलब उसको नोड को फ्री कर दीजिए। तो आप लिखेंगे फ्री EMP-PTR। तो ये क्या कर देगा, उस मेमोरी को फ्री मार्क कर देगा, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का गार्बेज कलेक्टर है वो इसको फ्री मेमोरी के तौर पर मार्क कर लेगा या आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके, सो ये दिस इज द बैकग्राउंड फॉर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग ए लिंक लिस्ट। ठीक है, तो आज यहीं क्लोज करते हैं। तो अब आपके लिए क्या काम है, ये जो जब मैंने पढ़ाया है इसको आपको सबको डिटेल में पढ़ के आना है, जहाँ जहाँ से भी। हालांकि मैंने इसमें पॉइंटर्स एंड एरे का कनेक्शन क्या है वो डिस्कस नहीं किया है, बट आपको वो पढ़ लेना है, ज़रूर पढ़ सकती है। मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, बट यू मे रिक्वायर दैट। ठीक है, तो मुझे जितना रिक्वायर्ड था मिनिमम लगभग मैंने कवर कर लिया, जितना मुझे लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो आज यहीं छोड़ देते हैं। ओके सर, तो एग्जाम में भी इतना